नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह है आपका इजराइल का मैप जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। लेकिन ज़्यादातर देशों के द्वारा जो ऑफिशियल रिलेशन है जैसे कि एम्बेसी खोलने की अगर हम बात करें तो ये तेल अवीव में की जाती हैं। ऑल्दो आपने सुना होगा कि यूएस ने यहाँ पर निर्णय लिया था डोनाल्ड ट्रंप के दौरान कि जो एम्बेसी है वो यहाँ पर जेरूसलम में शिफ्ट किया जाएगा। तो देख सकते हो आप कि बहुत ही छोटा सा देश है, काफ़ी कम आबादी वाला देश है, लेकिन लेट मी टेल यू पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्री है। इवन मुझे तो लगता है कि भारत से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको इजराइल के पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगी। इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर अभी तक कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं रही है जिसको मेजॉरिटी मिला हो। जी हां, कोई भी सिंगल पार्टी नहीं रही है इजराइल के अंदर जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिला हो और उसने खुद के बल पर वहां पर सरकार बनाई हो। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ है कि इजराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर दी गई है। यहां पर जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से मार्च 2021 में फोर्थ इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा पिछले 2 सालों के अंदर। तो इसका रीजन क्या है? यहां पर जो बेंजामिन नेतन्याहू का कोलिशन था वो क्यों ड्रॉप हो गया, प्रॉब्लम्स क्या थी, पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ है, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि इजराइल के अंदर जो पार्लियामेंट है, ध्यान रखिएगा हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस देखने को मिलेंगे। इजराइल के अंदर सिर्फ एक सिंगल हाउस है जिसको डिसॉल्व कर दिया गया है वेडनेसडे को, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका जो कोलिशन था वो फेल कर गया है बजट को पास कराने में। मतलब कि उनका जिसके साथ गठबंधन था उन दोनों के बीच में यहां पर कुछ मतभेद देखने को मिला बजट को लेकर, जिसकी वजह से यहां पर प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं थी और ये बजट पास नहीं हो पाया और फाइनली यहां पर इसको डिसॉल्व करना पड़ गया। तो पिछले 2 साल में बताया जा रहा है कि यहां पर ये 4th इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम क्या था, व्हाई द पार्लियामेंट डिसॉल्व। तो देखिएगा यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी है, ध्यान रखिएगा इसका नाम है लिकुड पार्टी, LIKUD, और लिकुड पार्टी का यहां पर गठबंधन हुआ था। वहां की एक और पार्टी है जिसका नाम है ब्लू एंड व्हाइट पार्टी, जिसके लीड कर रहे थे बेनी गेंट्स। तो दोनों के बीच में यहां पर गठबंधन था और बाकी भी यहां पर आप देख सकते हो। एक्चुअल में अगर आप देखोगे यहां पर तो टोटल 120 का हाउस है। इसके हाउस को कहा जाता है केनेसेट। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम केनेसेट करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है और इसको ये सिंगल हाउस है जहां पर 120 मेंबर्स होने चाहिए। तो 120 में भी अगर आप देखोगे तो किसी भी पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी आप देख सकते हो 36 सीट्स हैं इनके पास। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटे कई सारे पार्टीज के साथ मिलकर, चाहे सेंट्रल पार्टी हो, लेफ्ट विंग पार्टी हो, कई लोगों के साथ मिलकर, स्पेशली ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। इसमें ब्लू एंड व्हाइट क्या है, ये अपने आप में एक कोलिशन है। ब्लू बेसिकली बिलोंग करता है सेंट्रल पार्टी से और जो व्हाइट है ये लेफ्ट से बिलोंग करता है। इन दोनों में गठबंधन हो रखा है और फाइनली इनका गठबंधन हुआ है राइट विंग पार्टी। जो लिकुड पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की, इसको कहा जाता है राइट विंग पार्टी। तो इन सबके साथ मिलकर आप देख सकते हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ये कोलिशन फॉर्म किया गया था। बाकी आप ऑपोजिशन भी देखोगे तो बहुत सारे ऑपोजिशन देखने को मिलेंगे। मतलब 120 मेंबर्स में से भी आप देख सकते हो किसी के पास 1 सीट है, 2 सीट्स है, 4 सीट्स है। और यहां पर बेसिकली क्या है कि ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। मतलब कि अगर आपको 2% वोट भी मिले हैं तो भी यहां पर आपको सीट दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये चला करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। तो ये जो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और जो बेनी गेंट्स की पार्टी है ब्लू एंड व्हाइट, इन सब ने मिलकर यहां पर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाया। मई के महीने में, मई 2020 में यहां पर यूनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, क्योंकि 2019 अप्रैल से यहां पर ऑलरेडी 2 इलेक्शन कंडक्ट कराए जा चुके थे। मार्च 2020 में तीसरा इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, जिसकी वजह से यहां पर किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी नहीं हासिल की और फाइनली यहां पर यह यूनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। लेकिन काफी समय से लग रहा था कि जो बेनी गेंट्स हैं और नेतन्याहू हैं, दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतभेद है, जिसको लेकर काफी अंदेशा लगाया जा रहा था कि यह जल्द ही गिर सकता है और फाइनली यहां पर यह कोलैप्स कर गया है। जब इन दोनों के बीच में यहां पर यह यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी तो 3 साल का कोलिशन रखा गया था। ऑल्दो अगर आप देखोगे वहां पर जो हाउस है उनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है, 4 ईयर का टर्म होता है, लेकिन दोनों के बीच में ही 3 साल का कोलिशन बनाया गया था, जिसमें पहले 18 मंथ्स में यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे और आगे चलकर नवंबर 2021 में जो बेनी गेंट्स हैं वो यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए थे।
लेकिन ये सारी चीजें होती उसके पहले ही क्या हुआ, वेडनेसडे को आप देख सकते हो यहां पर जो बेनी गैंट्स हैं वो चाहते थे कि जो सरकार है, जो नेतन्याहू जिसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेनी गैंट्स चाहते थे कि यहां पर 2020 और 2021 दोनों के बजट को एक साथ पास कर दिया जाए। राइट, यहां पर बेनी गैंट्स चाहते थे कि दोनों का बजट एक साथ पास कर दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने रिफ्यूज कर दिया कि अभी के लिए हम 2021 का बजट पास नहीं करेंगे। लेकिन बेनी गैंट्स भी यहां पर अड़ गए कि नहीं, हमें अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अब पेंडेमिक को देखते हुए सिचुएशन खराब है, तो यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा 2020 प्लस 2021 का दोनों का बजट पहले ही यहां पर ला देना चाहिए। इसी को देखकर ये जो मतभेद हुआ है दोनों के बीच में, फाइनली यहां पर बजट पास ही नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं कि यहां पर पिछले 2 सालों में इतने ज्यादा इलेक्शन क्यों देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि 2009 से लगातार जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं इजराइल के। तो 2018 में क्या था कि लिकुड जो पार्टी है उनकी, वो अपने पीक पर थी, ऐसा लग रहा था कि वही आराम से पहली बार कोई मेजॉरिटी ला सकती है। अब इसको देखते हुए क्या हुआ कि यहां पर उनके पास सिर्फ 1 सीट की मेजॉरिटी थी, मतलब कि जो कोलेशन बना हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी सबके बीच में 2018 में, उनके पास सिर्फ 1 सीट की यहां पर मेजॉरिटी थी। तो उनको लगा कि कहीं ये कोलैप्स कर जाएगा जल्दी, इसके पहले हम यहां पर एक स्नैप इलेक्शन कंडक्ट करा लेते हैं 9 अप्रैल 2019। तो देखिए यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। 9 अप्रैल 2019 से यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशन था बेंजामिन नेतन्याहू का कि उनको काफी अच्छे नंबर्स मिलेंगे, वो यहां पर नहीं मिल पाया। ही डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी। यहां पर किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला। सभी पार्टीज ने यहां पर स्ट्रगल किया कई हफ्तों तक, यहां पर जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म कर दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू को डर था कि कहीं जो बेनी गैंट्स हैं, जो ओपोनेंट हैं, कि कहीं वो मिलकर यहां पर किसी के साथ कोलिशन में सरकार ना बना ले। इसीलिए नेतन्याहू ने क्या किया, सेकंड इलेक्शन का निर्णय ले लिया और कहा कि सितंबर 17, 2019 को दूसरा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्शन कंडक्ट किया गया, फिर भी यहां पर किसी को पार्टी को यहां पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया, सीट नहीं मिल पाई। अगेन यहां पर प्रॉब्लम हो गया, जिसको लेकर अगेन तीसरा इलेक्शन इसी साल मार्च 2020 में तीसरा इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। अब तीसरा इलेक्शन भी अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया 120 मेंबर्स में से किसी को भी यहां पर सपोर्ट नहीं मिला पूरा। और फाइनली जो यूनिटी गवर्नमेंट है, मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, ब्लू और व्हाइट पार्टी जो बेनी गैंट्स हैं और लिकुड पार्टी के बीच में समझौता होता है और फाइनली यहां पर यह सरकार बनाई जाती है। लेकिन फाइनली ये वाली सरकार भी कल वेडनेसडे को यहां पर कोलैप्स हो चुकी है। अब इन सारी चीजों को लेकर देखिए क्या होता है कि जो नेतन्याहू हैं उनका कहना है कि अगर इलेक्शन यहां पर होता है तो हम डेफिनेटली यहां पर जीतेंगे। और उन्होंने पूरी तरह से बेनी गैंट्स के ऊपर आरोप लगाया कि उनको सपोर्ट नहीं किया गया है पार्लियामेंट के अंदर और इसीलिए ये नया इलेक्शन अब कंडक्ट कराया जाएगा। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो बेनी गैंट्स हैं उनका यह कहना है कि वो नेतन्याहू को पहले से ही सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन पिछले 3 बार ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका था और कोई ना कोई सरकार बनाना चाहता था, यहां पर स्टेबिलिटी चाहते थे हम इजराइल के अंदर, इसीलिए उनके साथ मिलकर हमने यहां पर जो गवर्नमेंट है, यूनिटी गवर्नमेंट है, उसको फॉर्म किया है। तो अब देखिए ये इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन तो आपका मार्च 2019 में कंडक्ट किया जाए, 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर तब तक जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। लेट मी टेल यू कि 1996 से लेकर 1999 के बीच में भी वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे और फाइनली 2009 से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। मतलब कि इजराइल के अंदर ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो 71 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको एक और चीज समझनी है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगातार कई सारे आरोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बताया जा रहा है कि मे भी हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू के पास थोड़ा सा एज हो, स्पेशली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता होगा कि रिसेंटली इजराइल को कई देशों के द्वारा रिकॉग्निशन दिया गया है, स्पेशली जो अरब कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई हो गया, बहरीन हो गया, इसके अलावा अफ्रीका में सूडान हो गया और रिसेंटली मोरक्को। सभी देशों के द्वारा धीरे धीरे यहां पर इजराइल को रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर उनके पास एज हो। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप बने हुए थे प्रेसिडेंट यूएस के, तो लगातार इजराइल के बारे में पॉजिटिव चीजें बोलते थे जब भी यहां पर इलेक्शन आता था। लेकिन आपको पता है कि हो सकता है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएं बिकॉज यहां पर जो बाइडेन अब नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस के। अब ये देखने वाली चीज होगी कि किस तरह से इस चीज को लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि लगातार इतने जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं इजराइल के अंदर, उसमें से एक मेन चीज आता है कि नेतन्याहू के ऊपर कई सारे मल्टीपल केसेस लगे हुए हैं रिगार्डिंग
चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पर लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कई सारे ऐसे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। मीडिया को यहां पर मीडिया को एक तरह से चेंज करने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में पॉजिटिव कवरेज दिया जाए। ये सारे आरोप लगे हैं। अब क्या होगा कि मार्च में जब इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा तो पूरा जो कैंपेन चलेगा इजराइल के अंदर, उसी बीच में यहां पर उनको कोर्ट के सामने भी अपीयर होना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में उनको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो एज अ विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं उस समय। अब देखने वाली बात होगी कि ये सारी चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं, बट आई होप कि अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल के अंदर ये जो सरकार गिरी है किस वजह से गिरी है और ये फोर्थ इलेक्शन क्यों होने वाला है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि इजराइल के साथ कौन से देश की बाउंड्री यहां पर शेयर नहीं करती है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज अपने स्टोरीज में यहां पर डालता रहता हूं, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।